नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी के सभी चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत, इन सभी चैप्टर को आज की इस वीडियो में पूरी तरह खत्म किया गया है। पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। यह वीडियो तीव्र गति से चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? तारा। तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उन्हें कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रह। जबकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, ठीक, पृथ्वी एक ग्रह है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 2। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल। राइट आंसर की अगर बात करें, नक्षत्र मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उस आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 3। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौरमंडल से है, नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रह समूह से है, या इनमें से किसी से भी नहीं है? यहाँ पर बात की गई है अर्सा मेजर और बिग बियर क्या होता है, यानी कि इसका संबंध किसके साथ होगा? इसका संबंध होगा नक्षत्र मंडल के साथ। किसके साथ? नक्षत्र मंडल के साथ इसका संबंध होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 4। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तारा। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रह। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जिनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है बल्कि तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों होंगे, ना तो एक है और ना तो दो हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? बात करें कथन नंबर 1 की। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम कौन सा है? पहला क्रम आपका कौन सा है? बुध है। बुध के बाद है शुक्र, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है आपकी पृथ्वी। कह सकते हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम कितना है? पृथ्वी का क्रम हो जाएगा 3। और बात करें आकार में कौन सा है, मतलब कि आकार में तीसरा नहीं है बल्कि आकार में है 5वां। पृथ्वी जो आपकी है आकार में 5वीं ग्रह है। और बात करें अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से तो 3 है। तो यहाँ पर कथन नंबर बी कैसा होगा? कथन नंबर 2 वाला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जबकि एक सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा केवल एक। कौन सा? केवल एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 6। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से सूर्य के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। नंबर 1 पे है आपका
बुध। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध है। दूसरे नंबर पर है शुक्र और तीसरे नंबर पर है आपकी पृथ्वी, जिसे कहते हैं मानव का आवास, इसी पर जीवन संभव है। और मंगल है आपका चौथे नंबर पर। ठीक, इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बिल्कुल राइट कथन होगा। जो बुध है ये सूर्य का जो परिक्रमण काल का मतलब करता है वो सबसे कम समय में कर लेता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन इसको लगते हैं परिक्रमण काल में। कितने दिन? 88 दिन का समय लगता है। कारण कहता है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल कैसा कथन होगा? बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। जो बुध है आपका सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद कौन सा होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार से क्रम है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में पूरा करता है। ये भी बात याद रखेंगे। क्यों करता है इतनी जल्दी? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों ही सही दिए गए हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 8, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? बाहरी ग्रह यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बाहरी ग्रह यहाँ पर आपको बताना है। बृहस्पति, वरुण, शनि, यूरेनस। तो बाहरी ग्रह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये यहाँ पर चारों ही कैसे कथन दिए गए हैं? बिल्कुल राइट कथन दिए गए हैं। इन्हीं ग्रह को कहते हैं बाहरी ग्रह। बृहस्पति जो ग्रह है आपका ये सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। राइट आंसर यहाँ पर होगा उपर्युक्त सभी। ये कैसे दोस्तों ग्रह हैं? यहाँ पर बृहस्पति हो गया आपका, शनि और अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह हो गए। अगर आंतरिक ग्रह की बात करें तो आपका आंतरिक ग्रह हो जाएगा बुध, हो जाएगा शुक्र, हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। ये सभी कैसे ग्रह हो जाएंगे दोस्तों? ये सभी आपके हो जाएंगे बाहरी ग्रह। नहीं, ये वाले तो आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। कौन कौन से आंतरिक ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। बृहस्पति का आकार कैसा है? बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध भी आपका कैसा ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। शुक्र कैसा ग्रह है दोस्तों? बुध और शुक्र कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह। मंगल कैसा है? आंतरिक ग्रह है बिल्कुल। बृहस्पति दोस्तों कैसा है? जुपिटर कैसा है? ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो आपका कैसा है? ये बाह्य ग्रह हो जाएगा ना। अभी हम आपको बता चुके हैं। तो बाह्य ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। यानी कि 4 मतलब कि कथन नंबर 4 यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा और बाकी यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। 1 2 3 राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 10, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि पृथ्वी के आकार को भू आब भी कहा जाता है। कारण कहता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। पृथ्वी के आकार को भू आब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी दो ध्रुवों के पास है, थोड़ी उभरी हुई है। सॉरी, जो ध्रुवों के पास है, ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है। और जबकि बीच में कैसी है? पृथ्वी बीच में दोस्तों उभरी हुई है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बीच में उभरी हुई है और किनारों पर चपटी है, इसीलिए इसको कहते हैं भू-आब। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, जो कि मध्य में है। सूर्य आपका सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का मुख्य स्रोत है सूर्य। राइट कथन ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, 1 और 2 दोनों। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे
दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ठीक, अरुण है, वरुण है, शनि है या बृहस्पति है, तो कौन सा ग्रह सबसे दूर है सौरमंडल में सूर्य के दूरी के अनुसार। नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है, नजदीक है बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण का नंबर कितना है, सबसे लास्ट में है, जो कि सबसे दूर हो जाएगा। तो नेपच्यून यहाँ पर राइट आंसर होगा, वरुण। ठीक, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध शुक्र, शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी मंगल है, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति। तो राइट आंसर की बात करें, जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो सौर मंडल के जो ग्रह होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनका जो पथ यानी कि जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, उनका रास्ता होता है दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार उनका पथ या रास्ता होता है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम यानी कि पास कौन सा ग्रह है। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, 1 यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे कि क्यों गलत हो जाएगा, ये तो बुध जो है आपका ये सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। ठीक, यहाँ पर बात की गई पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है उस ग्रह का नाम होगा शुक्र। क्या नाम होगा, शुक्र सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी का। यहाँ पर बात करेंगे शुक्र की, शुक्र को पृथ्वी की भगनी बहन भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा यहाँ पर लिख देते हैं सुविधा के लिए, सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। किसकी बहन, पृथ्वी की बहन भी किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। ठीक, इतना पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 16। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। बुध शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस अरुण, बृहस्पति और यूरेनस अरुण। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर बात करें कैसे ग्रह यहाँ पर आपको बताने हैं जो ग्रहों की तुलना में परिक्रमण कैसा करते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, शुक्र और यूरेनस। कौन सा हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो राइट कथन यहाँ पर कौन सा होगा, केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं होगा। यहाँ पर बात की गई है बृहस्पति और शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। स्टेटमेंट भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चारों जो छल्ले पाए जाते हैं वो बृहस्पति में भी पाए जाते हैं, शनि में भी पाए जाते हैं, यूरेनस यानी कि अरुण में भी पाए जाते हैं। कथन बिल्कुल सही होगा। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। बिल्कुल राइट कथन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, केवल और केवल 2। सॉरी, यहाँ पर केवल 2 नहीं यानी कि दोनों, ये वाला कथन यहाँ पर राइट होगा, सी दोनों। ठीक, दोनों कथन यहाँ पर ठीक दिए गए इसलिए यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप समझिएगा, चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह। चंद्रमा का मतलब क्या होता है, उपग्रह होता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। बात करें अगर पृथ्वी के उपग्रह की तो पृथ्वी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। तो यहाँ पर बताना है कि चंद्रमा ज्यादातर किसके पास है, यानी कि उपग्रह किस ग्रह के पास ज्यादा है, शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, क्या होंगे आप यहाँ पर होंगे कंफ्यूज। तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी किया जाएगा आपका दूर, कंफ्यूजन भी करते हैं आप सभी लोगों का दूर। यहाँ पर जो बात की गई आपके पुस्तक के अनुसार अगर बात करें
किसकी, चंद्रमा सबसे ज्यादा किस ग्रह के पास है, चंद्रमा की जो संख्या है सर्वाधिक शनि के पास है। ठीक, शनि के पास है 82, कितने हैं 82, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बृहस्पति के पास थे 69, पहले थे 69। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएंगे बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास है 92 उपग्रह वर्तमान समय में, और शनि के पास हैं 82। ठीक, कितने हैं 82 हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर आपको वहां पर मारना होगा शनि। क्या मारना होगा, शनि, वहां पर मार देंगे आप, ठीक हो जाएगा ना। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुका है 19। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक पट्टी सफेद, जो कि लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे अनेक पिंड होते हैं उनको कहते हैं उल्का पिंड। बिल्कुल राइट कथन दिया गया यहाँ पर, कथन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह होता है। क्या होता है, लाखों तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा। यहाँ पर कथन दूसरा भी कैसा दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन दोस्तों सही हैं। यहाँ पर उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उसके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह को कहते हैं उपग्रह। उपग्रह या ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। इतना पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कथन नंबर 2 की, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास, यानी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना होगा, यहाँ पर आधा दिया गया है दोस्तों। आधा नहीं होता है, आधा नहीं होता, बल्कि 1/4 व्यास होता है चंद्रमा का पृथ्वी से। ठीक, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना होगा, 1/4 होगा, आधा नहीं होगा। तो कथन बी यहाँ पर, कथन जो 2 है कैसा होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल और केवल कथन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 21, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गई सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, कर्क रेखा का मिलान करना है। कर्क रेखा जो होती है आपकी, ठीक, क्या होती है, कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, कर्क रेखा उत्तर में जाएगी 2 के साथ। ठीक, मकर रेखा आपकी दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ पर है, उत्तर ध्रुव वृत्त आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान करना है। ए का किसके साथ जा चुका है, ए का गया है यहाँ पर 2 के साथ, ए का 2 के साथ। तो ए का 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। नेक्स्ट की बात करें, बी का किसके साथ गया है, 3 के साथ। तो 3 किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कैसा दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिलान करने वाले क्वेश्चन को आप आसान तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। आपको वहां पर सिर्फ 2 चीज अगर आपको आती होंगी, तो अगर 2 चीजों का आप मिलान कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 22। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को देशांतर कहते हैं। हमने आपके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूरी की पूरी किताब आपकी खत्म हो चुकी है। सभी स्टेटमेंट जो कि इम्पोर्टेंट थे, उन सभी स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका 22 का क्या होगा। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल इक्वेटर की यहाँ पर बात की गई है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता है। किसका आकार, अक्षांशों का आकार घटता है। बिल्कुल कैसा कथन होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को क्या कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं, देशांतर नहीं कहते, क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांशीय माप कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अक्षांशीय माप कहते हैं। तो यहाँ पर कथन नंबर 3 क्या हो चुका है, बिल्कुल गलत हो चुका है। 1 और 2 यहाँ पर कैसे होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, 1 और 2 दोनों। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम का समय उससे पीछा होता है। कारण कहता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। ए सही है, आर गलत है, ए गलत, आर सही। तो क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम में इसको घुमा के पूछा गया था। ठीक, तो चलिए इसको जान लेते हैं। कथन ए कहता है कि ग्रीनविच से जो पूर्व में स्थान स्थित है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, बिल्कुल सही। तथा पश्चिम के समय पीछे होता है, पश्चिम का समय कैसा होता है, पीछे होता है ग्रीनविच से, बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा यहाँ पर। कारण कहता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, बस यहीं पर तो गलत हो चुका है। पृथ्वी कैसी घूमती है, पश्चिम से, कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमे। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, यहाँ पर बात की गई है पूरब से पश्चिम की ओर। तो स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा होगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, केवल और केवल ए यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा, ए सही एवं आर गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। विषुवत वृत्त, देशांतरी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं या उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो राइट आंसर की बात करें, जो यहाँ पर बात की गई किस ध्रुव से उत्तर ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। जो ग्लोब आपकी होती है उत्तर से दक्षिण में रेखाएं इस प्रकार से जो खींची गई रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको दोस्तों कहते हैं देशांतर रेखाएं। और इस प्रकार की जो रेखाएं आपकी देखने को मिलती हैं इस प्रकार वाली, तो ये होती हैं अक्षांशीय रेखाएं। जबकि ये वाली होती हैं आपकी जो सीधी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, वो कहलाती हैं देशांतरी रेखाएं। और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, कैसी लेटी वाली रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। बात कंफर्म हो चुकी है, राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है ऑप्शन नंबर बी, देशांतरीय रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 या 2 देखने को जरूर मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कतई छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करना हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर बात की गई है 20 डिग्री पूरब में स्थित है, बस इतना आप जान लीजिए। 1 डिग्री में दोस्तों होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट होता है। 20 डिग्री की बात यहाँ पर की गई है, तो 20 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो आप करेंगे इसमें 4 का गुणा, हो जाएगा यहाँ पर 80 मिनट। इतना आपको हर क्वेश्चन में इस प्रकार से करना होगा। 80 मिनट यहाँ पर आ चुका है। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1 घंटे और 20 मिनट हो जाएंगे। 1 घंटे और 20 मिनट हो जाएंगे। तो टाइम यहाँ पर कितना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा।
1 घंटा 20 मिनट, बस इतना ही तो निकालना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे 1 मिनट का टाइम, ठीक 4 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट और इसका गुणा कर देंगे 20 में, 80 आ जाएगा। 80 मिनट में कितने घंटे होते हैं, बस उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात की गई थी, पूर्व की बात की गई थी। पूर्व में अगर टाइम आपसे पूछा जाएगा तो ग्रीनविच के टाइम में इसको 12 जितने ग्रीनविच में बजा होगा उतने टाइम में पूरब को जोड़ना होगा, यानी कि पूरब का जो टाइम होता है उसमें जोड़ना पड़ता है ग्रीनविच का। अगर पश्चिम की बात करता तो इसमें टाइम को क्या करना पड़ता है, ग्रीनविच समय से इसको घटाना पड़ता है। इतना भी आप सभी लोग याद रखेंगे तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी को माना जाता है, 82.5 पश्चिम को, 81 डिग्री 30 मिनट को, या 83 कितने को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, पूर्व को माना जाता है 82.5 डिग्री। कितने डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी, मतलब कि ईस्ट को माना जाता है भारत का मानक समय। यहीं पर राइट आंसर होगा। ये जो मानक रेखा होती है ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक, कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के कहाँ से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। कहाँ से, प्रयागराज के नैनी से ये रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, आपकी यामोत्तर रेखा। इतना बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है। अपने यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 राज्यों से होकर यामोत्तर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त की सीध पर पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा, तीनों ही कथन विषुव के बारे में राइट हो जाएंगे। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात बराबर होता है और ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। विषुव मतलब बीचों बीच में जब होता है यह सिस्टम। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपर्युक्त में से सभी। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, किसके संबंध में, ऋतुओं के परिवर्तन के संबंध में। जो पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती हैं किस कारण से होती हैं, ये होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण। ठीक, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री, 26 डिग्री। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। कितना आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें यहाँ पर भौतिक मानचित्र भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र की यहाँ पर बात की गई, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो राइट आंसर की बात करने से पहले इसको जान लेते हैं। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक मानचित्र या उच्चावच के अंतर्गत पर्वत भी सम्मिलित है। पर्वत, पठार, मैदान, ठीक, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी दोस्तों आते हैं आपके भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। जबकि देश या राज्यों की सीमाएं किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। देश, राज्य, गांव की सीमाएं
मतलब कि सभी प्रकार की जितनी भी सीमाएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो, चाहे देश की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे जिसकी भी हो, तो उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को कह सकते हैं प्राकृतिक वाली चीजों में, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े चीजें प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच आते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक मानचित्र। पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, झरना इत्यादि, ठीक, महासागर भी इसमें सम्मिलित है आपका भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ पर कथन 5 को छोड़कर सभी कैसे होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। कथन 5 किसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 पर्वत, पठार, मैदान और महासागर भौतिक मानचित्र होते हैं। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। बात आ चुकी है यहाँ पर राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों के या विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों या उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र नदी, पर्वत, पठार, महासागर इत्यादि से संबंधित है। और थीमेटिक मानचित्र की बात करें, थीमेटिक मानचित्र की बात करें, वर्षा के अगर चित्र दिखाना हो, चाहे वन का चित्र दिखाना हो, चाहे उद्योग धंधे के चित्र दिखाने हो, तो उसमें किसका मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर यहाँ पर होगा राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। चलिए, थीमेटिक मानचित्र से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। राइट आंसर की अगर बात करें, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र भी हो जाएगा आपका, वर्षा मानचित्र भी हो जाएगा, वन और उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कैसे हो जाएंगे, थीमेटिक मानचित्र हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 की, किसकी, 33 की। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर की सहमति हो, जिन प्रतीकों द्वारा प्राकृतिक रूपों को दर्शाया जाता हो, या इन सभी को कह सकते हैं रूढ़ प्रतीक। तो रूढ़ प्रतीक का अर्थ होता है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहमति हो, तो उसे कहते हैं रूढ़ प्रतीक। ठीक, बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की, किसकी, 34 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुने। कथन ए कहता है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, उत्तर लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। कौन सा सही होगा, केवल ए, केवल बी, ए और बी, ए बी सी, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। बात करें अगर कथन नंबर ए की, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि कथन एक कैसा होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर यानी कि लद्दाख से दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार भारत का कितना है, 3200 किलोमीटर तक है। बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा दोस्तों, कैसा होगा, बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। यहाँ पर कथन नंबर सी की बात करें अगर, पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है तक का विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर है। ये भी कथन यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आप सभी लोग याद रखेंगे, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, बिंद एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंद एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, तापी, नर्मदा, गंगा, कावेरी, तापी, सिंधु, नर्मदा। तो कौन सी बहती है दोस्तों, बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है आपकी नर्मदा और तापी नदियां। ये कैसी नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती हैं, जो कि अपना जल कहाँ पर विसर्ग करती हैं, यानी कि कहाँ पर ये अपना जल छोड़ती हैं, ये छोड़ती हैं दोस्तों अरब सागर में। ठीक, ज्यादातर जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं, वो गिरती हैं अरब सागर में। और ठीक, यहाँ पर राइट आंसर होगा, गंगा आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे आप सभी लोग। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की, 36 की, वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है,
गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, किसकी बात की गई? दक्षिण की। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 37 की। कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही हैं? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में है पांचवा ग्रह है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? ये ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है, और बीच में कैसी है? उभरी हुई है, इसी कारण इसको कहते हैं भू आब। यानी कि राइट कथन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर कथन ए कैसा होगा? बिल्कुल राइट होगा। बी कथन की बात करें, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा बड़ा ग्रह है, बिल्कुल, यानी कि तीसरे नंबर का ग्रह है। अगर पहला कौन सा हो जाएगा? पहला होगा बुध, उसके बाद हो जाएगा आपका शुक्र। ठीक, बुध और शुक्र के बाद आपकी आती है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि तीसरा ग्रह है सूर्य की दूरी के अनुसार। तो आकार में पृथ्वी कितना ग्रह, कैसा ग्रह है? पांचवें नंबर का ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। आकार में नंबर 1 पे कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर तीनों हो, जो तीनों कथन दिए गए तीनों यहाँ पर कैसे? बिल्कुल सही दिए गए। ए, बी और सी यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की। कितने की? 38 की। कहता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, माउंट एटलस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा? केवल ए, केवल बी, ए और बी, ए, बी और सी। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ जो है आपकी, कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत जो पर्वत श्रृंखला है ये आपकी स्थित है अमेरिका महाद्वीप में। राइट कथन होगा यहाँ पर। माउंट एटलस की अगर बात करें, ये कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? अफ्रीका में स्थित है। ये भी कथन कैसा होगा? बिल्कुल राइट होगा। ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट भी आप सभी लोग याद रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और माउंट एटलस कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मिलान करें, मिलान से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे। एक तरफ दे दिए जाएंगे आपकी मतलब कि विश्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे दे दी जाएंगी, और दूसरी तरफ उससे संबंधित जगह यानी कि महाद्वीपों के नाम भी आपसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका में? कौन सी? आल्प्स दोस्तों, कौन सी? आल्प्स की यहाँ पर बात की गई है। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपकी कहां पर है? ये आपकी हो जाएगी कहां पर? ये आपकी होगी यूरोप में। ठीक, यूरोप में आपकी आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है। कौन सी? यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है किस महाद्वीप में? ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। यहाँ पर बात अगर करें कितने की? क्वेश्चन नंबर 41 की। डेक्रेन्स वर्ग पर्वत श्रृंखला कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये आपकी है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेन्स वर्ग पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को एक नजर में। आल्प्स आपकी कहां पर है? आल्प्स दोस्तों है आपकी यूरोप में। कहां पर है? यूरोप में है। एंडीज आपकी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पर जोड़ों का मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो हम यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं और उनसे संबंधित जगहों के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स बता देंगे। ठीक, माउंट एटलस कहां पर है? अफ्रीका में है। ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत माला इसे कह सकते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के सामने ही बिल्कुल राइट दिए गए हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए ही यहाँ पर दिए थे। आल्प्स यूरोप, एंडीज दक्षिण अमेरिका, माउंट एटलस अफ्रीका, डेकेन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत माला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 43, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम भी आप सभी लोग याद रखेंगे। यूरोप को एशिया महाद्वीप से कौन सी पर्वत श्रृंखला क्या करती है? अलग करती है। यूराल पर्वत उसे अलग करता है। राइट आंसर क्या होगा? यूराल पर्वत। यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर कितने की? 44 की। यूरोप
और एशिया का संयुक्त भूभाग क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरेशिया क्या कहलाता है? इसका जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? यूरोप और एशिया का संयुक्त जो भाग या भूभाग होता है उसको कहते हैं यूरोशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया उसको कहते हैं। यूरोप और एशिया के दोनों के जो संयोग से भूभाग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 45। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है किस महाद्वीप से गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा भी उस महाद्वीप से गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। अंटार्कटिका से, एशिया से, अफ्रीका से या दक्षिण अमेरिका से? किससे गुजरती है? ये गुजरती दोस्तों अफ्रीका से। अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 46। आर्कटिक वृत्त गुजरता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि वहां पर बात की गई थी कर्क रेखा, मकर रेखा की, ठीक, वो कौन से महाद्वीप से गुजरती है? वो अफ्रीका से गुजरती है। और आर्कटिक जो वृत्त होता है वो कहाँ से गुजरता है? उत्तरी एशिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका या इन सभी से? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन सभी से। आर्कटिक वृत्त उत्तरी एशिया से भी गुजरता है, ग्रीनलैंड से भी गुजरता है, उत्तरी अमेरिका से भी गुजरता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 47 की। कौन सी गैस प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल की जो गैस है जिसका प्रमुख संघटक है उस गैस का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी गैस होगी? दूसरे नंबर पर आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन, जो कि कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में इस गैस पाई जाती है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि आप अक्सर देखते होंगे यूट्यूब पर अन्य टीचरों को जो कि कम से कम 40 क्वेश्चन को, कह सकते हैं 40-45 क्वेश्चन को करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटों का टाइम ले लेते हैं। कितना? 1.5 से 2 घंटों का टाइम ले लेते हैं। बल्कि आपको हमने यहाँ पर कम से कम समय में ही आपको 45 यानी कि 47 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। तो आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको हम यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से हर क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 48। कौन सी सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है या बहती है? गंगा, यमुना, नील नदी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात की गई है अफ्रीका। कौन सी लंबी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका से होकर बहती है? गंगा तो अपने इंडिया में बहती है, यमुना भी बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नील नदी। नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। ठीक, किसका वरदान कहते हैं दोस्तों? नील नदी को कहते हैं मिस्र का वरदान कहते हैं। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 49। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? राइट आंसर की बात करें, जो आपका सहारा रेगिस्तान है, जो सहारा मरुस्थल है, ये कैसा मरुस्थल है? ये एक गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है। इतना भी आप सभी लोग याद रखेंगे, उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा रेगिस्तान पड़ता है। सहारा रेगिस्तान की विशेषता क्या है? वहां पर विरल वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? विरल वनस्पति वहां पर पाई जाती है। वहां पर वर्षा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ विरल वनस्पति पाई जाती है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जल संधि, स्थल संधि,
द्वीप या खाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर दो भूभागों को जोड़ने की बात करें, जो कौन सी पट्टी होती है जो दो भूभागों को जोड़ती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है? भूमि को जोड़ती है। कैसी भूमि को? दो भूभागों वाली भूमि को जोड़ती है। जबकि जल संधि जल वाले दो भागों को जोड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए किसको? भारत का जो है आपका ये दक्षिण वाला किनारा और ये आपका हो चुका श्रीलंका, इनको जो जोड़ने वाली संधि है वो कैसी संधि होगी? वो आपकी होगी जल संधि। दोस्तों कैसी संधि होगी? जल संधि यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी जल संधि होगी? पाक जल संधि होगी। ठीक, कौन सी जल संधि होगी? पाक जल संधि होगी। जल संधि जल वाले इलाकों को जोड़ती है, जबकि भूभाग वाले इलाकों को जोड़ती है स्थल संधि। इतना कन्फर्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। कथन ए कहता है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कारण कहता है कि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो यहाँ पर बात की कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। पृथ्वी का बहन भी इसे कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को कहते हैं। इसका कारण यहाँ पर बताएगा कि इसका जो आकार है और आकृति है कैसी है? पृथ्वी के ही समान है। क्या सही है दोनों कथन? जी हाँ, बिल्कुल राइट। दोनों कथन यहाँ पर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें सड़क मानचित्र की, वर्षा मानचित्र की, वन तथा उद्योगों के वितरण को बताने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। अगर बात करें भौतिक मानचित्र, इसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान, ठीक, महासागर भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। महासागर आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। नदी, झील, झरना सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर बात करें राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत, राज्यों की सीमाएं, ठीक, राज्यों के नक्शे, गांव के नक्शे, देश की सीमाएं, ठीक, या राज्य की सीमाएं, ये किस मानचित्र से संबंधित है? ये आपकी होती है राजनीतिक मानचित्र से संबंधित। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका था थीमेटिक मानचित्र, जो कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 53। हमारे वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अन्य गैसें? जो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक गैस है वायुमंडल की, उस गैस का नाम दोस्तों होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 21%, जो कि हर जीव प्राणी इसी को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 कितना है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 54। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर कितनी होगी? 1122 होगी, 8400 होगी या 11,022 होगी, 4800, 8848 होगी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? 8848 यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8848 माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से इतनी ही ऊंचाई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपका यहीं तक था, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।